अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेस से देश तक में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हमारे बहन भाई जो परदेस में होते हैं और वहाँ पर रहते हुए मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं अपने मुल्क में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, वो चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पर ख़रीदी हुई हैं, वो जायदाद जो उन्होंने यहाँ पर ख़रीदी हुई है, लेकिन चूँकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो उस मसले को एड्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठ कर परेशान होते हैं। हम उनके लिए एक समझ लें ये आप फोरम भी है, हम एड्रेस करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी गाइड कर सके और उन जैसे दीगर और अफराद को भी गाइड कर सके कि क्या मसले का हल हो सकता है। आज जिस केस को हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह केस उस तरह का होता है जो और भी बहुत से लोग फेस कर रहे होते हैं। जो लोग देश में बसते हैं उनके लिए तो आसान होता है इन मामलात को देखना, लेकिन जो परदेश में बैठे हैं उन्हें पता लगता है कि फिर जब इस तरह की लिटिगेशंस में पड़ते हैं तो किस तरह से उन चीज़ों को निमटना पड़ता है या उन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है। ये जो केस है, जिन शख्सियत का केस है उनका नाम है फैज़ुर रसूल चौहान और इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके लाहौर से है। बहुत अरसे से वो लंदन में मुकीम है और वहाँ पर रहते हुए उससे पहले उन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। ये प्रॉपर्टी जो है ये चनार बाग हाउसिंग स्कीम की एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी द ग्रेटर लाहौर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पर 2 कनाल का प्लॉट उन्होंने लिया था। कोई उस वक्त जब उन्होंने ख़रीदा था तब 22.5 लाख का ख़रीदा था 2011 में। इस प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर भी उन्होंने हासिल कर लिया था। अब चूँकि वो कारोबारी मसरूफियात की वजह से वहाँ पर होते हैं, उसके बाद जब वो वतन वापस लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो प्लॉट उसके ऊपर खेत जो है वहाँ पर उगा हुआ है, वहाँ पर फसलें जो हैं वहाँ पर काश्त की जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने जब उन लोगों से रब्ता किया कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है तो पता लगा कि ये वो मुकामी अफराद है जिनको इन हाउसिंग सोसाइटी वालों ने कीमत पूरी अदा नहीं की थी और इसके बदले में उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है और अब वो इस कब्जे को छुड़ाना है या क्या उस मामले में मामलात हो सकते हैं, ये ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है शराज ज़का, माहिर कानून है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मियाँ रऊफ़ वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फैज़ुर रसूल मुतासरा शख्स जो है वो बरतानिया से हमारे साथ हैं, मलिक आसिम जो हैं वो भांजे हैं इन मुतासरा शख्स के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर मामलात को वो देख रहे हैं। फैज़ुर रसूल साहब, पहले तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्योंकि जितना एक मुझे समझ आई वो मैंने तो बता दिया, लेकिन असल मामला क्या इसी तरह है, कुछ इसको आप बता सके हुआ क्या और अभी तक चल क्या रहा है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे बहनों भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। और 92 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी आवाज़ बुलंद की और बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सबकी मेहरबानी। और बात ये है कि ये मैंने प्लॉट लिया था 2011 में, तो मैंने ये एजेंट के थ्रू लिया था, वो भी हमारा एक रिलेटिव है, उसने मुझे 22.5 लाख का ये दिया था। तो उसके बाद जो भी इनकी फीस थी जो अपना स्टडी की वो भी मैंने पे की, वो मैंने आपको लेटर सेंड किए हुए हैं। तो फिर ये मुझे ऑफर भी आती थी बेच दो, लेकिन मैंने बोला नहीं बेचना नहीं, हम अपना वहाँ घर बनाएंगे, रहेंगे, जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लास्ट मंथ में ये हुआ कि किसी ने हमें फ़ोन किया है कि आपका प्लॉट जो है ना उस पर तो कब्जा हो गया। हमने बोला हमें तो कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैंने अपने को भेजा, साथ मेरे और रिलेटिव गए थे, जाके वहाँ देखा, वहाँ कास्ट की हुई थी, लोग वहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने जाके वहाँ अपना जो उधर ऑफिस है वहाँ कंप्लेन लिखाई कि हमारे पास ये प्रूफ है, हमने प्लॉट लिया है, तो हमारे पास उधर कब्जा हो गया। उन्होंने बोला जी ठीक है, हमने आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो आप दे दें यहाँ, तो इसका हम सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद मुझे जो नंबर दिया था लोधी साहब को, वो जो वहाँ की इंचार्ज हैं, तो मैंने बहुत दफ़ा उनसे ट्राई की, फ़ोन करने नहीं लगा मेरा फ़ोन, उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किया। और मैंने ऑफिस के जो नंबर हैं हर रोज़ाना तकरीबन 2-3 दफ़ा मैं करता हूँ, लेकिन किसी ने आंसर ही नहीं उठा, फ़ोन उठाया भी नहीं किसी ने। उसके बाद फिर मुझे आपका ये पता चला, मैं एक दिन बैठा था प्रोग्राम देख रहा था देश परदेश का, तो मैंने वहाँ से नंबर लिया। अब इसका हल हमें कोई पता नहीं चल रहा, मैं तो खुद परेशान उतने दिन से, ये क्या हो रहा है। हमने तो एप्लीकेशन हमने कहीं नहीं दी, लेकिन फिलहाल वो भांजे से रब्ता कर रहे हैं लोधी साहब कि हम आपका हल करेंगे, लेकिन अच्छा ये अगर आप बता सके कि ये सोसाइटी इंतज़ामिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कौन लोग हैं जिनसे आपका रब्ता हुआ है, कोई नेम वाइज आप उनको जानते हैं, डेजिग्नेशन वाइज थोड़ा बताइएगा। लोधी साहब ये मेरा भांजा बैठा है और साथ मेरा जो फ़ोन ही अटेंड किया, इनके साथ
तो अच्छा की बात चलिए है। ठीक है, मैं आपके भांजे से भी बात कर लेती हूँ। जी मलिक कासिम, आप बताइएगा कि आप जब इनके ऑफिस गए हैं तो क्या इनका क्या कहना है? आपने कोई रिटर्न एप्लीकेशन डेफिनेटली दी होगी, और उसके ऊपर क्या आगे से रिस्पॉन्स किया है? अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, उन्होंने बोला मुझे आप ना इधर आएँ, उधर देखा जाकर। उन्होंने कहा जी ये आपका मामला 1-2 माह लगेगा। लोधी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद है ना ये हम प्रोसीजर है ना क्लियर करेंगे। इन्होंने उन्होंने कुछ पैसे है ना मामलात के पैसे देने हैं उन्होंने, जो उनसे जगह जिन्हों की है ना उनके पैसे देने हैं उन्होंने। तो उनको सोसाइटी वालों को भी बोला अंदर जाके। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम ना अपने साहब से बात करते हैं। वो उधर जाते हैं हाई कोर्ट में, तो उधर उन्होंने मेरे साथ 2 दफ़ा बात हुई है। तो उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा बेटा अभी है ना 1-2 माह लगेगा आपका। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब 1-2 माह लगेगा, तो 1-2 माह के बाद क्या होगा, ये उन्होंने क्या बताया आपको? वो कहते हैं जी 1-2 माह तक, अगर हमने कहा हमने ये इन्हों की 4 दीवारी करानी है तो कहते हैं ये 1-2 माह बाद आप ना कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, सही है। अच्छा मियां रऊफ साहब, ये तो वो मामलात है जो बज़ाहिर इन लोगों को मालूम होते हैं क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं, और उसके बाद इनको जो जवाब दिया जाता है ये उसके मुताबिक ही समझते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। असल कहानी क्या है वो ज़रा आप बताएं, क्या मामलात क्या है इस सोसाइटी के? क्या नाम है इसका? चनार बाग हाउसिंग स्कीम सोसाइटी। हाँ जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो करप्शन और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ थी। बेशुमार केसेस आती थे जिन पे उन्होंने एक्शन लिया, कई जगह जो है वो कब्ज़ा छुड़ाया। असल में ये काम था हुकूमत का कब्ज़ा। देखिए जो लोग बाहर हैं उन्हें तो यहाँ पे नहीं पता यहाँ पे सिलसिला क्या है, वो आते हैं यहाँ पे आगे अपनी कोई मलकियत बनाने के लिए कि चले फ्यूचर में हम जब वहाँ से वापस आएँ तो हमारा यहाँ पे घर हो, अपना घर हो, जायदाद हो, वो खरीद लेते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे ये कब्ज़ा जो माफिया है, देखें कि किसी भी जगह पे कब्ज़ा करने के लिए मुतलका पुलिस और महकमा पटवार इनका साजबाज होने के अलावा यहाँ पे कब्ज़ा नहीं हो सकता। महकमा माल को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज कर दिया गया लेकिन महकमा पटवार को अभी तक कंप्यूटराइज नहीं किया गया। देखिए अभी तक वो पेंसिल से लिखते हैं और वही निशानदेही करते हैं और उसी पे अमल होता है। ये अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ जिसमें रद्दोबदल की जा सकती है, लेकिन कंप्यूटराइज जब होता है तो वो एक रिकॉर्ड की सूरत बन जाता है। ये जो हमारे मेहरबान भाई हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, फैज़ल रसूल, इन्होंने साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर, अच्छा ये मैं ये बताता जाऊँ, बेशतर प्रॉपर्टी डीलर जो लाहौर के होते हैं, ठीक है, मैं पैसे भी किसी का नाम तो नहीं लेता, बल्कि मैं यही सोच रही थी कि जो प्रॉपर्टी डीलर बीच में इन्वॉल्व है उसका क्या किरदार है, वो क्या इनको आसानी मैं वही करके बताना दे चाह रहा रहा हूँ कि यहाँ पे अक्सरियत क्या होता है प्रॉपर्टी डीलर का, इनका कोई लाइसेंस होता नहीं है प्रॉपर्टी का। ये दुकान खोल ली, वहाँ पे बैठ गए, प्रॉपर्टी की दुकान बना ली इन्होंने। होता क्या है कि ये जो सोसाइटी वाले होते हैं ये बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि आप इन ग्राहकों को फंसा के लाएं जो सादा लोग होते हैं, इनको ये नहीं पता। अब देखिए इनको अलॉटमेंट लेटर देने के ये एथोराइज है ही नहीं है। जब तक कोई चीज़ आपकी मलकियत नहीं होगी, मैं आपको अलॉटमेंट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कि जय जी मैंने रावी दरिया आपको अलॉट कर दिया, और रावी दरिया की एक रजिस्ट्री हो तो फिर मेरे नाम होगी ना। अब देखें उन्होंने इनको बेचारों को, जिनको सादा ये लोग बंदे हैं, वहाँ से मेहनत करते हैं, पैसा लाते हैं यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए, और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये वो ख्याल ही नहीं करते कि ये हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं जिनके साथ हम फ्रॉड कर रहे हैं। हम उनको क्या तासुर दे रहे हैं कि वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आगे कोई अच्छा अब क्या स्टेटस क्या है सोसाइटी का बेसिकली? अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है चनार बाग सोसाइटी जो है, इसके जो सेक्रेटरी हैं वो लोधी साहब, मेरी उनसे बात हुई है। एक तो वो टाल मटोल कर रहे हैं। इन्होंने जिन अफराद से, वो नदीम नामी कुछ अफराद हैं जिनसे ये सोसाइटी खरीदी है, उनको पूरी पेमेंट नहीं दी। अच्छा, उनको पूरी पेमेंट दी नहीं, और आगे पूरी पेमेंट में लोगों को जो है वो प्लाट फरोख्त करना शुरू कर दिया। उनको एक लेटर जारी कर दिया, अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है। ये तो देखिए जब तक आप पिछले बंदे को जिससे आपने चीज़ खरीदी है, अगर आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो वो किस तरह आपको एथराइज कर सकता है कि आप इसके मलकियत बन जाए। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शराज अका साहब ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि जाहिर सी बात है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाती है। मुझे ये बात जो है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी कि हाउ कुड समबडी स्टार्ट अ सोसाइटी और वो सोसाइटी जो है वो अभी पूरी तरह से ख़रीदी ही नहीं गई।
तो जब तक वो पूरी तरह खरीदी ही नहीं गई, पेमेंट्स ही नहीं हुई, तो उसको ये इजाज़त किसने दी? यानी कि मामला तो फिर पीछे से ख़राब है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो उस सोसाइटी के हवाले से अलॉटमेंट लेटर जारी करे, क्योंकि अभी तक वो जो जगह है वो अभी उस तक मुंतकिल ही नहीं हुई, तो उसने कैसे अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए? ये एक प्योरली मामला बन रहा है नैब ऑर्डिनेंस के तहत। इस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये, क्या इसने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एनओसी लिया हुआ था? वो भी नहीं लिया हुआ। और क्या इस सोसाइटी ने कैसे अलॉटमेंट लेटर ये जारी कर दिए? कैसे ये तो अभी तक एलडीए ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखें, सबसे पहली बात ये कि एलडीए कोई एडजुडिकेटरी जो प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकती। अच्छा। अगर इन्होंने एलडीए सोसाइटी ने एलडीए से एनओसी नहीं लिया हुआ और कोई एग्रीव्ड आदमी है, उसको फौरी तौर पर चाहिए कि सबसे पहले नैब में दरखास्त फाइल करे। ये थी क्रिमिनल साइड पे प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने का पहला स्टेप जो उस शख्स को चाहिए जो कि अफेक्टी है। दूसरी बात ये, इनको चाहिए कि सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करें, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ऑल्टरनेटिव रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोर्ट से इस्तदा करें कि इस सोसाइटी को कहा जाए कि अपना एग्रीमेंट जो है वो परफॉर्म करे या इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे और जो अमाउंट इन्होंने दी हुई है वो इस सोसाइटी से दोबारा वापस वसूल कर सके। तीसरी इनके पास रेमेडी ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास दरखास्त फाइल करें और सेक्रेटरी सेक्रेटरी जो कोऑपरेटिव्स है, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स अपॉइंट हुआ है, वहां पे भी कंप्लेंट फाइल करे। तो ये 3 रेमेडीज हैं जिनको ये अवेल कर सकते हैं। तीसरी बात ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन एक्ट 2014 के तहत वहां पे पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल करें। लेकिन इनके लिए द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी ये है कि ये फौरी तौर पर नैब में दरखास्त दें कि इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, जो इसने इलीगल तरीके से जो पैसे बनाए हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की है, वो जो पैसे हैं हमें वापस दिलवाए जाएं। जिस तरह ईडन डेवलपर्स के खिलाफ नैब ने अब इंक्वायरी शुरू कर दी है। चले ठीक है, लेकिन उससे भी पहला स्टेप तो ये है कि फैजल रसूल साहब ये बता दीजिए, वकील वगैरह आपने डेफिनेटली यहाँ पे कोई किया है या अभी तक इस तरफ आप गए ही नहीं? नहीं, फिलहाल अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हाँ। अभी तक यही बोल रहे हैं कि आप एक दो हो जाएगा। लेकिन मैं हाँ जी, मैं अभी आपकी तरफ आ रही सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वकील अभी तक शराज़ का इन्होंने किया नहीं है, तो दैट मीन्स के इनको अब कर लेना चाहिए या वेट करे? 2 महीने तो मेरे ख्याल से गुजर गए इस मामले को परसू करते हुए, तो इन्होंने इसी तरह से लटकाए रखना है, तो अब वकील इनको कर लेना चाहिए। इनको फौरी तौर पर चाहिए कि ये वकील हायर करें और वकील की सर्विसेज को ब्रोए कार लाते हुए नैब में दरखास्त दें और सिविल सूट फाइल करें। क्योंकि फैजल रसूल साहब यहाँ पे ये बहुत आम है ये चीज, क्योंकि ये जो आपको 2 महीने से इस तरह से करें, ये आप देखिएगा 2 साल भी इसी तरह से गुजर जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि कानूनी रास्ता जरूर आप इख्तियार कर ले। हमारा ये आपको, हमारे वकील साहब जो उनका ये आपको मशवरा है। जी मियां रऊफ साहब, आप कुछ बताना चाह रहे थे? आपकी बल्कि सेक्रेटरी से सोसाइटी के उनसे बात भी हुई है? मेरी उनसे बिल्कुल बात हुई है, वो टाल मटोल से ही काम ले रहे हैं। असल में वो चाह रहे हैं कि जो हम ये जो करप्शन और ये जो हम कर बैठे हैं, इसको किसी ना किसी तरीके से महफूज करें। अच्छा, उस महफूज करने के तरीके से वो ये इस्तेमाल करें, इनको टाल मटोल करें, नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होना। इनको चाहिए, ये ज़का भाई ने जो कहा है कि वो सिविल सूट में जाएं, तो मैं माजर के साथ ये कहूँगा कि ज़का भाई सिविल सूट में कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक, यहाँ पे दादा दरखास्त फाइल करता है तो पोता तक उसको जो है ना तरीकें भुगता है। आप बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन कोई ना कोई तो रेमेडी अवेल करनी है ना सिविल साइड पे। तो सिविल साइड है कि कम से कम ये पुलिस के पास जाएं। पहली दरखास्त अगर ये मुतलका पुलिस को देते हैं, कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करें। ये कम से कम जितनी देर तक आप किसी के घर की जो बेल नहीं देंगे, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस की मावना से रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हो जानी। रजिस्ट्री अगर होनी है, इनका जो फ्रॉड है, देखिए पहले फ्रॉड तो सामने आएगा ना। नहीं बिल्कुल, रऊफ साहब की बात समझ आती है, जाहिर सी बात है। पहले जरा आप वही कहते हैं ना कि पहले जरा नीचे से खटखटा ले दरवाजा, हो सकता है आपका मसला वहीं पे हल हो जाए। जब आप सीधे ऊपर चले जाएंगे तो कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े माजरत के साथ डीट भी होते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, ये तो उन्होंने आसान फोरम ले लिया। इस मामले में अगर आप चले गए तो उसके बाद फिर यानी मामला लटकता रहेगा। इनके पास सबसे इफेक्टिव रेमेडी ये है कि ये नैब ऑर्डिनेंस में दरखास्त फाइल करें अंडर सेक्शन 9 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस। अगर नैब ऑर्डिनेंस के तहत अगर ये दरखास्त फाइल करेंगे तो इनको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव रेमेडी है। ईडन डेवलपर्स के खिलाफ नैब ने यही मामला था ईडन डेवलपर्स के खिलाफ। अब नैब में इंक्वायरी शुरू हो गई है कि उन्होंने अलॉटमेंट लेटर्स जारी करते गए, पैसे बटोरते गए और प्लॉट जो थे वो एंड में रजिस्ट्री उनके नाम नहीं हो सकी। तो लिहाजा वो सारे इफेक्टिव्स जो थे उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस के तहत
वहां पे दरखास्त दी। दूसरी बात ये कि पुलिस में अगर दरखास्त दी जाती है तो वो 420 या 406 के तहत दायर की जा सकती है, लेकिन वो भी सारे ऑफेंसेस जो होते हैं उनकी सजा जो है प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं होती, जिसकी वजह से जो जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होती है उनकी बड़ी जल्दी से बेलें हो जाती हैं। लिहाजा इनके लिए, क्योंकि मेरे पास ये बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं इस क्रिमिनल लिटिगेशन से इस तरह के कई केसेस डील कर चुका हूं और मुझे पता है कि एंड में होता क्या है। लिहाजा इनके पास सबसे इफेक्टिव रेमेडी ये है कि नैब ऑर्डिनेंस, जहां से इनकी इतनी आसानी से इनकी जमानत भी नहीं हो सकेगी, इनकी जमानत भी नहीं हो सकेगी कि जो हमारे प्रदेश में बैठे भाई हैं ना, उनको यहाँ के लॉ का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वकील करें ना। इसलिए देखिए अब हम ये 92 के हवाले से ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एक हमारे पास फोरम और भी है, क्योंकि ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है परदेश से देश तक का, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारी बात हो रही थी और उसमें जो एक मेरी इंफॉर्मेशन में बात आई विच इज़ वेरी गुड, मैं चाहूँगी कि हम अपने भाई फैज़ल रसूल साहब को भी ये बताएं कि एक फोरम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी है, और यहाँ पर बाकायदा, बल्कि आप रऊफ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि एक इदारा बना हुआ है, वो आपको असिस्टेंस भी देते हैं, लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। इस हवाले से सीसीपी ऑफिस में बाकायदा ओवरसीज पाकिस्तान का एक ऑफिस बनाया गया है, और वहाँ पे ये बाकायदा ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आप आएँ, अपना केस यहाँ पे बताएं, हम इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके इसका सॉल्व करेंगे, और ये हुए भी हैं। ये नहीं कि वहाँ पे नहीं हुए, बेशुमार जो हैं साबका सीसीपी जो है अमीन वैनस, उसने बाकायदा कई ऐसे कब्जे थे जो छुड़वाए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। असल बात और मकसद ये है कि जो हमारे भाई जो बाहर बैठे हुए हैं 92 के वजह से जो ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसका मकसद ही यही है, हाउ टू बेनिफिट देम। ठीक है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद रायवेंट से। मोहम्मद अबीद साहब, थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ये बहस भी हमारी शुरू हो गई है कि हमें लिटिगेशन में किस तरह से जाना चाहिए, लीगली इस मैटर को किस तरह टेकअप करें, और अगर हम इस तरफ नहीं जाते, पहले जिस तरह के अभी मियां रऊफ साहब कह रहे हैं कि पहले आप लोग का दरवाज़ा खटखटा लिया जाए, तो आप लोग इनको किस तरह की असिस्टेंस दे सकते हैं, और क्या मामलात इस डोर स्टेप पे हल होने की कोई उम्मीद है या आगे ही जाना पड़ेगा? मैडम, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए हमारे दरवाजे जो हैं खुले हैं। पास्ट में भी हम इन लोगों को आउट ऑफ टर्न जाके जो इनकी फेवर है मेरिट के ऊपर हम करते हैं, चूंकि ये हमें जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भिजवाते हैं हमारे मुल्क के लिए, ये हमारा एसेट है, और हमारी गवर्नमेंट का भी यही रवैया है कि इस बारे में हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि हम इनको फेवर दें। अभी मेरे रायवेंट के एरिया में 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जिनका ताल्लुक ओवरसीज यूके से था, और उनकी लैंड जो है ना अरसा दराज से जो है ना कब्जा माफिया के कब्जे में थी, जिनको हमने हमारे ऑफिसर्स की ज़ेरे सरपरस्ती और उनकी इंस्ट्रक्शन हदायतों पे स्पेशली जो हमने वागह कराई है, और इसमें हमारा खुला ऑफर है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इनको ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि ये हमारा एसेट है, हमारे मुल्क में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इंशाल्लाह बतौर डीएसपी मैं इनसे वादा करता हूं कि मेरे एरिया में जहां भी इनके मामलात होंगे, इनको हम इंशाल्लाह टेकअप करेंगे और मेरिट पे इनको रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन क्या कैसे रिलीफ देंगे, तरीका कार बताइए, इनको कोई गाइड कीजिए, किसको राब्ता करें, कोई हेल्पलाइन दें? इनके लिए ओवरसीज हमारा एक बना हुआ है, वहाँ पे हमारे डीआईजी रैंक के ऑफिसर बैठे हैं। इंशाल्लाह मैं तरीकाकार यही है कि ये एम्बेसी के थ्रू हमें ओवरसीज कंप्लेंट आती है, जो हमें मुतलका डिवीजन में एसपी और डीपीएस साहबान को चली जाती हैं। ये बकायदा एक सेल बना हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी का ना, और वो फिर हमें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उस पे हम विद इन टाइम जो है उन्होंने हमें टाइम दिया होता है, उस पे हम बिल्कुल एक्शन करते हैं और इनको रिलीफ लेके देते हैं मेरिट पे, कानून के मुताबिक। बकायदा रिपोर्ट इन्होंने वापस एम्बेसी को भिजवानी होती है। अच्छा, ठीक है, ये किया। तो यानी मोहम्मद अबीद साहब, आप क्या ये कहेंगे, इन्हें मशवरा देंगे कि अभी पहले सिर्फ आपके पास ही आए और अभी लॉयर करने की कोई जरूरत नहीं है, या लॉयर भी साथ कर ले? व्हाट डू यू से? नहीं, हमें लॉयर की जरूरत नहीं है, हमने इनको रिलीफ देना है, हमें लॉयर की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लॉयर है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी अपनी स्वाबदीद है,
हमें अपना इशू बताएं, क्यों छुड़वाना है? हम उसको मेरिट पे हल करेंगे इंशाल्लाह। वकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि बात सुनिएगा और फिर जवाब भी दीजिएगा। देखिए, एक बात जी। मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि जो लॉ ये कहता है कि जब तक आप एंटाइटलमेंट आपके पास नहीं आ जाती तो आपके पास ऑनरशिप नहीं आ जाती, जब तक ऑनरशिप नहीं आ जाती तो तब तक पोजेशन नहीं मिल सकता। इसलिए जब तक अलॉटमेंट लेटर देने से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी का तो टाइटल ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पीछे से ही क्लियर नहीं करवाया हुआ, तो एंड में बात वहीं पे आ जाएगी कि इनको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। मेयर अलॉटमेंट लेटर जारी होने से प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। अलॉटमेंट लेटर जारी होने से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती, तो अगर अलॉटमेंट लेटर जारी होने से अगर ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती तो फिर तो मामला ही क्या बचा था। मसला यह हुआ है कि पीछे से उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्लियर नहीं है। उस स्टेटस क्लियर करवाने के लिए आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो फ्रॉडुलेंट मींस के जरिए से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया है उसके हवाले से नैब में दरखास्त फाइल करनी पड़ेगी। ये पुलिस वाले भी एंड में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस प्रॉपर्टी का स्टेटस ही क्लियर नहीं है, उसका लीगल कैरेक्टर ही क्लियर नहीं है, उसका टाइटल ही क्लियर नहीं क्यों है। नवीद साहब, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस मामले में? इसमें मेरी रिक्वेस्ट है लॉयर साहब से, ये सही कह रहे हैं, इसमें डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है ना कि हालात और क्या इशू किस पे है। सब कुछ लोगों के ओवरसीज पाकिस्तानी जो मेरे पास मैटर आए हैं, इसमें लैंड का जो एसी राइवेंट था, हमारा रेवेन्यू का जो इंचार्ज था, उसने टाइटल क्लियर किया है कि ये मालिक है, ये लैंड के ऑनर है, इस पे पोजेशन इलीगल किसी और पार्टी ने किया हुआ है जिसका तल्लुक कब्जा माफिया से है। ये नहीं, लेकिन वो लोग तो नहीं देखे ना, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, माजरत के साथ जितनी मुझे अगर बात समझ आती है मियां रऊफ साहब, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनको पेमेंट नहीं की गई मैं है। बताता हूं नवीद साहब, असल में बात ये है कि जिन लोगों से इन सोसाइटी वालों ने जिन लोगों से वो जमीन हायर की है उनको उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं दी। पूरी पेमेंट ना देने की वजह से उन्होंने इनको रजिस्ट्री नहीं करवा के दी है और इन्होंने आगे लेटर दे दिया। ये सीधा सीधा फ्रॉड है, बल्कि यहाँ इसमें और कोई चीज नहीं है। सवाल यहाँ पे ये भी है कि इस तरह की सोसाइटियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है या कर रही है? जो सोसाइटीज है ना जिसका लॉयर साहब जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो अभी इशू नहीं पता था जी। ये सोसाइटी है चनार बाग हाउसिंग स्कीम की, एक हाउसिंग सोसाइटी है चनार बाग हाउसिंग चनार स्कीम। बाग वाले जो है ना, इसमें बिल्कुल 100% वो अगर उन्होंने पैसे लिए हैं और उसमें वो नैब भी टेकअप कर सकती है। सेकेंडली पुलिस ने भी टेकअप करना है अगर फ्रॉड हुआ है। अगर फ्रॉड है ना सर, सब तो फ्रॉड है। ये फ्रॉड हुआ है तो पुलिस भी टेकअप कर सकती है, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और इसमें पीछे जब सीजे साहब थे तो कई सोसाइटीज के मैटर जो है उन्होंने सू मोटो के जरिए लोगों को बड़ा रिलीफ दिया है। तो इसमें गुजारिश है, चनार बाग में फ्रॉड है, बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी उनका सिस्टम चल रहा है कि वो रिफंड भी कर रहे हैं, मेरे नॉलेज में आया है। तो ये ओवरसीज पाकिस्तान के लिए हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, जैसे लॉयर साहब फरमा रहे हैं। जो हमारे पार्ट से होगा उसको हम करेंगे, जो सिविल में होगा। सिविल में भी आजकल नए सीजे साहब ने बड़ा वाजिया कर दिया है कि केसेस के फैसले जो है ना ओवरसीज को हर बंदा ही प्रायोरिटी दे रहा है। देखिए, ये लोग आपके पास आते हैं, दरखास्त देते हैं कि जनाब हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। देखिए फर्स्ट काम तो आपका है ना, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड की आप इनकी दाद रसी सुने, इनको इंसाफ दिलाएं। अगर वहां पे नहीं मिलता तो देन उसके बाद अदालतें हमारी मौजूद हैं इनको इंसाफ दिलवाने के लिए। आखिर वो जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें इंसाफ किससे लेना है? देखिए, मैं यहां पे ऐड करता चलूं, अलमिया ये है कि अगर ये पुलिस की बात ठीक है, मामला चला जाए, फर्ज करें अगर ये पुलिस के पास मामला चला जाता है तो ये बड़े आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो है बड़ी आराम से जमानतें करवा के बाहर आ जाएंगे। अगर ये पहले मेरी बात पहले मेरी बात सुने ना, क्योंकि ये ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल ही नहीं करते, ये जमानतें करा लेंगे। इनका नैब में मामला जाएगा, वो ज्यादा इफेक्टिवली डील करेगा। और पीछे से प्रॉपर्टी का स्टेटस क्लियर नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है, उसके हवाले से सिविल सूट फाइल यहाँ पे आजकल ये भी मसला है ना कि नैब में कोई अपनी दरख्वास्त देते हुए वैसे भी घबरा रहा होता है, अपने खाते भी सारे खुल जाते हैं। आजकल एफबीआर वाले उन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं जो बाकायदा टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं। अजियतनाक बात है कि जो लोग दे रहे हैं उनको आप पूछ रहे हैं, और जिनकी लाखों करोड़ों की जायदादें, बेनामी जायदादें, उनका मामला पता नहीं कब तक आएगा। सैफुल मलूक का उन्होंने करवाया पिछले। देखिए मुहतरमा, मैं यही बात बताता चलूं कि जब प्रॉपर्टी के मामला पुलिस के पास आते हैं 420 406 के तहत वो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी बन जाते हैं, वो जमानतें करवा के बेलें करवा के बाहर आ जाते हैं।
इसी वजह से सोसाइटीज के खिलाफ जो नैब में मामला हैं वो इफेक्टिवली डील हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये वकील हूं, फैजुल मेरे रसूल पास साहब भी कुछ experience कहना इस वजह चाह से रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी फैजुल रसूल साहब। भाईजान, हमारा देखो क्या कसूर है, हम तो प्रदेश में रहते हैं, जब हम जाते हैं ना तो हम तो इनके ऊपर बिलीव करते हैं कि यार चलो हम अपनी कंट्री में कुछ सरमाया लगाएं, चलो कुछ ना कुछ इमरान खान साहब को मुखातिब कीजिए और उनसे कहिए कि आप जो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो उनसे कहिए, दरख्वास्त कीजिए, हम भी करेंगे। लेकिन आपके सवाल से एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आया, मैं वो भी साथ कर लूँ वकील साहब से कि वकील साहब फिर तरीक़ाकार ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्लीज बताइए कि जब वो यहाँ पर कभी भी इन्वेस्ट करने लगे किसी भी सोसाइटी में, तो कहाँ से क्या क्या जांच पड़ताल करें। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड गाइडलाइन। इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ पे कोई माशी सियासी बुहरान नहीं है, यहाँ पे इखलाकियात का बुहरान है। जिस माशरे में इखलाकियात का बुहरान हो वहां पे ये गाइडलाइन दीजिए उन्हें, गाइडलाइन। इनके लिए गाइडेंस यही है जो मैंने इनको लीगल रेमेडी के तौर पर क्लियर किया है। और एक बड़ा नहीं, कोई प्रॉपर्टी बाय करते हुए उसके हवाले से एक लॉ है कि लेट द बायर बी वेयर, मुश्तरी होशियार बाज। इसके हवाले से इनको चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदनी हो वहां पे पता लगाया जाए कि इसका असल में टाइटल किसके पास है। अगर टाइटल ही डिस्प्यूटेड है तो इन्होंने ये गलती की, इस प्रॉपर्टी में के हवाले से अलॉटमेंट लेटर जारी करवा ली है और सारी कंसिडरेशन प्रोवाइड कर ली। लॉ में एक बड़ा एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल है कि लेट द बायर बी वेयर, मुश्तरी होशियार बाश। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इक्विटी के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि उसे होशियार होना चाहिए, उसे पहले पता करवाना चाहिए कि ये इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है। मेरा सवाल यही है ना कि कौन से वो इदारे हैं जिनसे रुजू किया जाता है, जिनसे मालूम किया जाता है, वो बताइए। वो ये इदारे हैं कि अगर ये एलडीए से पता करवाया जाए, एलडीए से पता करवाया जाए कि क्या ये सोसाइटी जो है वो रजिस्टर भी है कि नहीं है, इस सोसाइटी के पास अप्रूवल भी है कि नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद में ले रहे हैं आप सीडीएस से पता कराएं, अगर आप लाहौर में ले रहे हैं तो एलडीए से पता कराएं। बिल्कुल बगैर पता कराए कभी भी कोई प्रॉपर्टी ना खरीदिए, इसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज साहब, आपको शायद मामले का इल्म होगा, अगर नहीं है तो मुख्तसरन बता देती हूँ। चौहान साहब ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी यहाँ पे, ये चनार बाग हाउसिंग स्कीम थी, और उसके बाद ये बाहर चले गए। लेकिन यहाँ पर वो जो सोसाइटी है उन्होंने चूँकि लोगों को प्रॉपर पेमेंट नहीं क्लियर की थी, तो वो लोग जो है यहाँ पर कब्जा करके उस ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब मसला ये है कि इनको बार बार कह दिया जाता है कि बाद में आइएगा, देखते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, तो फिर अब इस तरह के मामले में आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या हुकूमत इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, तो क्या इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? यही कहते हैं, हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, यही कहते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी है। लास्ट ईयर अगर आए हैं, ये पानी का मसला हुआ डैम का, तो हमने बढ़ चढ़ कर इनके हिस्सा लिया है। एजाज आलम साहब से जरा जानते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर इंसानी हकूक हैं। जी एजाज आलम साहब। असल में बात यह है कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, चौहान साहब थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन देखें बात सुने, ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेते हैं, लेकिन देखिए इनको चाहिए ये कि पहले जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे थे कि इनको सबसे पहले इनकी लीगल पोजीशन देखनी चाहिए। हम देखते हैं सिर्फ कि वो अट्रैक्शन ये हाउसिंग स्कीम वाले ऐसी देते हैं कि वो हाउसिंग स्कीमों में अट्रैक्शन इस तरह की देते हैं कि हम आंखें बंद करके वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बाद में ना हम देखते हैं कि इसकी ये अप्रूव्ड सोसाइटी भी है या इसका इशू तो नहीं है ये में, जैसे उन्होंने कहा। देखिए बात सुने, और मैं ये इनको कहता हूँ कि इसके लिए बेहतरीन फोरम है कि जो अपना चेयरमैन हमारे ओवरसीज कमीशन पंजाब में बना है और उसके बकायदा चेयरमैन है वसीम कामिल साहब, वो वहाँ पे उनकी बकायदा शिकायत सुनी जाती है और उसी वक्त ही उन्होंने अपना सारा फोरम बनाया हुआ है, एक लीगल फोरम है और उनमें उनकी बात ये सुनी जाती है। लेकिन ये पहले तो इनको चाहिए था कि ये वो जो ओवरसीज कमीशन है उनके पास जाते और उनको ये बताते और वो फिर उसके बाद, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ नहीं गए तो ये हमें बताएं सारा, हम एज ए मिनिस्ट्री में, चूंकि जारी बात है ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो हम इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इनकी मदद करने को तैयार है। जी एजाज आलम साहब, ये हमारे नुमाइंदा लाहौर 92 न्यूज़ मियां राऊ साहब यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जो यहाँ पे सोसाइटियाँ होती हैं
हमारा जो मुतलका महकमा है LDA है, क्या उन सोसाइटियों को बाकायदा अगर वो एथोराइज़ करता है और उस एथोराइज़ का वो एक ऐप बना दे, एक ऐसा कंप्यूटर का वो बना दे ताकि जो बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो आराम से कंप्यूटर पर वो चेक कर सकते हैं क्या जिस सोसाइटी में हम ये चीज़ कोई ख़रीदने लगे हैं क्या ये एथोराइज़ है भी कि नहीं। देखिए आप किस किस को एक एक बंदे को तो आप बता नहीं सकते हैं। अगर इसकी एक साइट बन जाए जिसमें बाकायदा LDA ये एथोराइज़ करे और इनको कहे कि ये सोसाइटी हैं जो पाकिस्तान में है, जो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, ये जो है ये बिल्कुल एथोराइज़ हैं, इनसे आप जो है ना जिसे दूसरे लफ्ज़ों में आंखें बंद करके आप चीज़ खरीद सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है ताकि उनके लिए भी ईजी हो जाए? ये रऊफ साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसा देखें, मैं आपको बताता हूँ कि LDA ने बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि गैर कानूनी थे, उनका बकायदा उन्होंने इश्तिहार दिया था अखबार में और उनके बारे में वो बार बार कहते हैं कि यहाँ लेन देन ना करें, ये फ्रॉड सोसाइटी है। लेकिन चूंकि वो जब वो एक जो सिस्टम पहले हो चुका है और जो उनके गिरदाब में फंस चुके हैं उनका तो बाद में बात हो सकती है। लेकिन मैं ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन अभी जो LDA भी और दूसरे जहाँ जहाँ वो अब भी एक बकायदा सिस्टम बना रहे हैं जिसके तहत कोई गैर कानूनी रजिस्टर्ड और अगर किसी के साथ, और अभी पंजाब असेंबली में एक बिल भी पास हुआ है कि जिसमें ये कहा गया है कि कोई जो है कोई ओवरसीज के साथ गैर कानूनी काम जो होगा उसको वो पंजाब हुकूमत टेक ओवर करेगी। जी चलिए ठीक है। वकील साहब आप भी कोई बात करना चाह रहे हैं उनसे? देखें, काश मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो स्टेटस के हवाले से, टाइटल के हवाले से क्लैरिफिकेशन दे सकती। ऐसा नहीं हो सकता। इनको लीगल रेमेडीज प्रोवाइड कर दी हैं, हमने बता दी हैं कि स्टेटस के हवाले से इनको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और अल्टरनेटिव रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिविल सूट फाइल करना होगा। नैब की रेमेडी क्रिमिनल साइड पे इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेगी, पुलिस के पास मामला जाएगा, मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी का होगा, ये आराम से बेलिंग करवा के बाहर आ जाएंगे और आपको फिर ब्लैकमेल और ज्यादा करेंगे। लिहाजा नहीं तो इसमें क्या गारंटी है कि जो नैब के जो कार्रवाई होगी उसमें सारा कुछ 100% हल हो जाएगा? अभी तो नैब के ऊपर भी इतने सवालात उठते हैं गिरफ्तार ये बड़ी कम से कम उनको तो हौसला होगा जिनके लिए ये बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है क्योंकि नैब के जो ऑफेंसेस हैं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल करते हैं। उनकी सजाएं जो हैं वो 10-10 साल से ऊपर की हैं। तो इन सोसाइटीज को इजाजत देने वाले कौन होते हैं? पहले तो ये बताइए इन सोसाइटीज को इजाजत देने वाले कौन हैं? यही तो बात है कि इन्होंने इजाजत LDA से नहीं ली हुई। इन्होंने LDA से क्यों इजाजत नहीं ली? लेकिन इतनी भी लाकानूनियत नहीं है ना, ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप बगैर किसी इजाजत के आपने एक पूरी सोसाइटी बना ली, आपने अखबारों में ऐड दे दिए, वो इदारे कहां हैं? ये पैरागॉन कहां हैं जो चेक एंड कंट्रोल? यही बात है, ये पैरागॉन सोसाइटी, ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जितनी सोसाइटियां शुरू हुई हुई हैं, ये सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से। नहीं, इन्होंने ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी ना कहिए, सबको एक ही लाइन में ना खड़ा कीजिए, क्योंकि सोसाइटीज ने बाकायदा इजाजत ली होती है और जिनके उल्लू सीधे नहीं थे उन्होंने अपने उल्लू सीधे भी किए हैं और उसके बाद वो फ्रॉड नहीं है। ये इंक्वायरी का तभी होगा जब ये नैब के पास जाएगा, नैब देखेगी कि इन्होंने LDA से अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया। अभी हम मफरूजों पर बात कर रहे हैं, अगर LDA से अप्रूवल लिया हुआ था तो फिर ये इतनी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो नहीं सकती थी। असल में वो जो बात हुई है ना, उनकी सेक्रेटरी जो हैं वो कहते हैं कि हम एथोराइज है। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं ऑथराइजेशन लेटर, मफरूजों पर बात नहीं हो सकती। देखें अभी तो मफरूजों पर बात नहीं हो सकती, ऑथराइजेशन लेटर कहां पे है? अभी तो उन्होंने ये बात की है ना, ये तो बाद में होगा जब कानूनी तकाजे पूरे होंगे, उस वक्त पता चलेगा कि ये साफ पता लग रहा है देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट कि एक प्रॉपर्टी आपके पास थी ही नहीं, आपके पास ऑथराइजेशन ही नहीं थी सेल करने की, आपने किस तरह अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया? देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। इनके खिलाफ इस तरह की कानूनी चाराजोई होगी तो ये काम होगा ना। दो चीजें होती हैं, एक सिविल साइड पे और एक क्रिमिनल साइड पे। चलिए ठीक है, मुझे शामिल है ना, बिल्कुल यही तो बता रहा हूं। मुझे मौका दीजिएगा। एजाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का हम थोड़ा फायदा जरूर ले। एजाज आलम साहब, थोड़ा आप भी कुछ गाइड कर सके कि इस तरह के मामलात में, ठीक है लिटिगेशन के मामलात हैं, सब कुछ हैं, कोई इजी वे आउट बताइए ना कि वो जो वहां पर बैठे हुए हैं उनको एक आसान रास्ता, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ अपने वकील भाई के से मैं माजरत करूंगी क्योंकि वकीलों के साथ लोगों का कोई एक अच्छा ताल्लुक भी नहीं इस तरह का रहा। जो लोग कंप्लेन करते हैं वो ये भी कहते हैं कि वकील कभी कभी पार्टियां भी बदल लेते हैं, कभी कभी वो ये कहते हैं कि वकील एक छोटा सा
मामला होता है उसको इतना लटकाते हैं और फीसों पे फीस, उसके बाद ये एक से दूसरे मामले में खाम में डाल देते हैं, जबकि मामला उसके बगैर भी हल हो सकता है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जो परसेप्शन एक है, और ये परसेप्शन है जिसकी वजह से लोग वकीलों के पास भी जाते हुए घबराते हैं, बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कोई आसान तरीका बताइए, कोई आप लोग का फॉरम है, आप लोग इनको असिस्ट करें, इतने टैक्सेस दिए जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इतने पैसे भेजते हैं, कोई फ्री लीगल असिस्टेंस, कोई ऐसा आसान रास्ता कि उन्हें भी तसल्ली हो कि कोई काम होगा, यहाँ से डिलीवर होगा। हमारी रकम जो है ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। असल में ये बेचारे पहले तो वो हाउसिंग सोसाइटियों में फंस जाते हैं, उसके बाद ये जैसे मेरे भाई जो लॉयर बैठे हैं इन्होंने कहा, फिर वो अगर अदालतों की तरफ जाते हैं वहाँ वो उससे बुरे फंस जाते हैं। मसला ये है कि अभी आपके जितने प्रोग्राम में आए हैं वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे लोग थे ओवरसीज के, उनको वकला से शिकायत थी कि हमारा फोन नहीं उठाते, ये नहीं। और बात ये है कि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक कोई लीगल रिफॉर्म होने चाहिए, जो कम से कम इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो चेयरमैन ओवरसीज का बनाया, पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया हुआ है, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जो इस तरह के इनके साथ चारों की अपनी इतनी वो एक तो तरह मुबादला भेजते हैं, उसके बाद अगर वो अपने कुछ पैसों से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पूरी तरह फंस जाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये हम एक एज ए सिविल सोसाइटी को भी और सबको मिलजुल कर इनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, और हमें भी वसीयत एज ए नेशन हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। लेकिन मैं चूंकि वसीयत पंजाब हुकूमत के नुमाइंदा होने के, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी वसात से जो भी हमारे साथ रब्ता करेगा हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। अगर कोई उनका अदालत में मैटर है तो उसको तो डेफिनेटली जाहिर बात है कि अदालती फैसले के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कब्जे का, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत कब्जा माफी है, और ये मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो सोसाइटी वाले लोग भी हैं, ये चंद लोग तो ये पूरा माफिया है जो कि इस तरह लोगों को फंसा कर उनकी सारी जमा पूंजी जो लूट लेते हैं। सही। अच्छा एजाज साहब, सिर्फ एक आखिरी बात में जरा कर लूं। जाहिर सी बात है हम कह तो देते हैं कि यूं कर लीजिए, लेकिन उनको जरा प्रॉपर एक वे आउट हम बता दें के लिए कुछ सहूलत दे दें आप इस तरह की जिसमें इनका, देखिए माजर के साथ कि आप तक पहुंचना भी इनके लिए कोई आसान काम नहीं होता। एक मिनिस्टर के पास पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं होता। सही बात है, दरखास्तें ले लेके घूमते रहते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। आप भी कह देते हैं कोई ऐसा इजी वे बताएं ताकि इनको आप तक पहुंचने के लिए, अपनी रसाई तक पहुंचाने के लिए आसानी हो। बिल्कुल सही। मेरे भाई इस प्रोग्राम की वसात से अब तक जो लोग भी मेरे साथ जिन्होंने राब्ता किया है और हमने इंशाल्लाह उनकी भरपूर मदद की है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस हुकूमत के जो मिनिस्टर है उनको मिलना आसान तरीन काम है। आप जब मर्जी उधर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, मिनिस्टर ब्लॉक में 301 नंबर हमारा रूम है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बड़ी माजरत के साथ शहराज ज़का साहब, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हफ्ते दोबारा परदेश से देश तक में हाजिर होंगे एक और नए मसले के साथ और उसके हल के भी साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।